नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है पेरेंट्स के बीच होने वाले झगड़ों का बच्चे के दिमाग और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पर पड़ने वाला मूक प्रभाव, यानी साइलेंट इम्पैक्ट। हम अक्सर मान लेते हैं ना कि छोटे बच्चे घर का तनाव नहीं समझते, लेकिन विज्ञान की माने तो कहानी बिल्कुल अलग है। आज एक बाल मनोवैज्ञानिक के नजरिए से हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स भी डिकोड करेंगे जो घर का माहौल बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। घर में एक बहुत ही तनावपूर्ण बहस चल रही है, आवाजें तेज हैं। वहीं पास में कालीन पर बैठा एक 6 महीने का बच्चा अचानक खेलना बंद कर देता है। उसके हाथ से वो खिलौना छूटकर गिर जाता है और उसकी सारी खुशी जैसे एक पल में गायब हो जाती है। बच्चे भले ही हमारे शब्दों का मतलब ना समझें, लेकिन वो कमरे में फैले उस तनाव और कड़वाहट को अपनी आत्मा तक महसूस कर लेते हैं। इसी बात को फैमिली थेरेपिस्ट लेनिया स्मिथ क्रॉफोर्ड बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाती हैं। उनका कहना है कि बच्चे अपने माता पिता के साथ इस कदर गहराई से जुड़े होते हैं कि वे उस अनकहे तनाव के बोझ को भी भांप लेते हैं। जब हमें लगता है कि हम अपनी भावनाओं को छिपा रहे हैं, तब भी बच्चे उस छुपे हुए स्ट्रेस को गहराई से पकड़ रहे होते हैं। तो हमारा पहला हिस्सा है अनकहा तनाव और नन्हे बच्चे। आइए समझते हैं कि ये अनकहा तनाव वास्तव में एक बच्चे की ग्रोथ को शारीरिक रूप से कैसे बदल देता है। अब यहाँ बात आती है कॉर्टिसोल की, जो कि एक शक्तिशाली स्ट्रेस हार्मोन है। 2011 की एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी बताती है कि जब एक गर्भवती महिला बहुत ज्यादा तनाव से गुजरती है, तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन वास्तव में प्लेसेंटा को पार कर जाता है। इसका सीधा मतलब है कि गर्भ में पल रहा नन्हा सा भ्रूण भी उस तनाव का अनुभव कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जन्म से पहले ही उनके नर्वस सिस्टम की नींव पर कैसा असर पड़ना शुरू हो जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, नर्वस सिस्टम पर वैज्ञानिक प्रभाव। जन्म के समय और उसके तुरंत बाद का ये अनुभव बच्चे के शरीर में तनाव से निपटने के तरीके को चौंकाने वाले रूप से बदल देता है। देखिए, जो बच्चे हमेशा झगड़े वाले माहौल में पैदा होते हैं, उनका बेसलाइन कॉर्टिसोल जन्म से ही बहुत हाई होता है। इससे होता क्या है? उनका नर्वस सिस्टम हमेशा के लिए फाइट या फ्लाइट, यानी खतरे से लड़ने या भागने वाले मोड में रीवायर हो जाता है। ये रीवायरिंग इतनी गहरी होती है कि 6 महीने की उम्र तक आते आते ये बच्चे महज एक गुस्से वाले चेहरे को देखकर ही शारीरिक रूप से स्ट्रेस रिएक्शन देने लगते हैं। मतलब उनका दिमाग लगातार किसी खतरे के डर में जीता है। और इस तनाव का एक और बड़ा साइड इफेक्ट है, जिसे स्पिलओवर इफेक्ट कहते हैं। पैटर्नल पेरेंटिंग वल्नरेबिलिटी हाइपोथेसिस के अनुसार स्ट्रेस में रहने वाले पेरेंट्स, खासकर पिता, अक्सर अपने पति पत्नी के तनाव को अपनी पेरेंटिंग से अलग नहीं रख पाते। जब ये गुस्सा बच्चों पर स्पिल ओवर होता है, तो अक्सर वे एक रोते हुए बच्चे की जायज फीलिंग्स को भी कमतर आंकने लगते हैं या इग्नोर कर देते हैं। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, त्रिकोणासन यानी ट्रायंगुलेशन का मनोवैज्ञानिक जाल। ये स्पिलओवर अक्सर एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा कर देता है। सवाल यह है कि कैसे बच्चों को बड़ों के झगड़ों में एक संदेशवाहक या मैसेंजर के रूप में अनुचित तरीके से घसीटा जाता है। जब देखभाल करने वालों के बीच बातचीत बंद हो जाती है, तो अक्सर मासूम बच्चों को बीच में ले आया जाता है। जाकर अपनी माँ से कहो या पिता से पूछो, ये बहुत ही गलत है। बच्चे को कभी भी अपने झगड़ों में बीच का मोहरा या मध्यस्थ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे को अपने झगड़ों में खींचने के नतीजे बहुत विनाशकारी होते हैं। इससे बच्चे का पूरा सेंस ऑफ सिक्योरिटी टूट जाता है, वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरते हैं, उनका बचपन छिन जाता है और सबसे दुखद बात, वो खुद को ही आपके झगड़े की जड़ मानने लगते हैं। ये एक ऐसा आत्मदोष है जो उन्हें अंदर से खोखला कर देता है। अब आते हैं चौथे भाग पर, रचनात्मक बनाम विनाशकारी संघर्ष। देखिए, घर से हर तरह के झगड़े को 100% खत्म करना तो नामुमकिन है। इसलिए हमारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हम अपनी असहमति को रचनात्मक तरीके से कैसे सुलझाएं। 2017 का एक अध्ययन इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाता है। जब कंस्ट्रक्टिव तरीके से बातचीत होती है, तो उसमें सहानुभूति होती है और प्राइवेट तरीके से समाधान निकाला जाता है। इसमें दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं वाले शब्दों का इस्तेमाल होता है। इसका फायदा यह है कि बच्चा सहानुभूति और सहयोग करना सीखता है। वहीं दूसरी तरफ विनाशकारी संघर्ष, जिसमें चिल्लाना या मौन व्रत शामिल है, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ डरा हुआ रखता है। तो इसका समाधान क्या है? यह है हमारा 5वां हिस्सा, सुधार 5-1 का सुनहरा नियम। जब कभी स्थिति बिगड़ जाए, तब भी हमारे पास उस नुकसान की भरपाई करने की एक कमाल की शक्ति होती है। वो शक्ति है 5-1 का अनुपात।
बाल मनोविज्ञान कहता है कि तनाव को कम करने के लिए ये गोल्डन रूल है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर एक कड़वी या नेगेटिव बातचीत के असर को खत्म करने और भावनात्मक बंधन को ठीक करने के लिए कम से कम 5 बार पॉजिटिव और प्यार भरी बातचीत की जरूरत होती है। ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अब इसे लागू कैसे किया जाए, इसके 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, वही 5:1 का पॉजिटिव रेशियो अपनाएं। दूसरा, एक दूसरे पर दोष बढ़ने के बजाय मैं वाले वाक्यों का इस्तेमाल करें, जैसे मुझे गुस्सा आ रहा था। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, अगर कभी सीमाएं पार हो जाती हैं तो बच्चों के सामने अपनी गलती स्वीकार करें और स्पष्ट रूप से माफी मांगें। और चौथा, अपने निजी मतभेदों को हमेशा बंद कमरों में शांति से सुलझाने का संकल्प लें। बाल मनोवैज्ञानिक चैड रादिनिकी की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। उनका कहना है कि जब पारदर्शी होकर बच्चों के सामने माफी मांगी जाती है तो बच्चों के मन से वो विनाशकारी आत्मदोष मिट जाता है। वो सीखते हैं कि टूटे हुए रिश्तों को कैसे शालीनता से सुधारा जाता है और उन्हें ये तसल्ली मिलती है कि बड़ों के गुस्सा होने में उनकी कोई गलती नहीं थी। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि आज विवादों को जिस तरह से सुलझाया जाता है, वही बच्चे के भविष्य के रिश्तों का एक स्थायी ब्लूप्रिंट बन रहा है। वो इसी ब्लूप्रिंट से सीखेंगे कि बड़े होकर अपने खुद के रिश्तों में प्यार, सहानुभूति और विवादों को कैसे हैंडल करना है। जो आज देखा जाता है वही कल की नींव बनता है। तो जैसे जैसे हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में आते हैं, मैं एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। क्या आने वाली पीढ़ी को विरासत में शांति की एक मजबूत नींव मिलेगी या फिर जीवन भर चलने वाला एक आंतरिक संघर्ष? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब आज के हमारे व्यवहार में ही छिपा है। इस विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।